स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बीच में एक दो दिन क्लासेस नहीं हो पाई, जिसके कारण थोड़ा टेक्निकल इशू के वजह से नहीं हो पाई। आज से हम लोग फिर से जो बीच में छूटी हुई क्लासेस हैं उनको कंटिन्यू कर रहे हैं, और कंटिन्यू अब आपकी क्लासेस आपको समय अनुसार मिलती रहेंगी। तो प्रीवियस में 6 क्लासेस आपकी हो चुकी थी, इस 7वीं क्लास आपकी होगी। इसमें आपको मैंने पहले बताया था कि अब क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाएंगे, क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो अब क्वेश्चन आपके जो हैं आज की क्लास में आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। 15 क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। ये सीटेट के पेपर 2 के लिए बात कर रहे हैं। साइंस एनसीईआरटी बेस्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको सॉल्व कराया जा रहा है, उनसे रिलेटेड अन्य जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको बताया जा रहा है, और साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराया जा रहा है, जिसकी आज क्लास जो है 7 नंबर है। लगभग हम बात करें अगर 15 क्वेश्चन है तो सभी ऑप्शनों को अगर मिला के हम बात करें तो 15 चौका 60 क्वेश्चन आपको यहाँ से क्लियर होने वाले हैं। जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे होंगे वो चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको टाइमली मिलती रहेंगी, और जैसे आपको क्लास डाली जाएगी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो अब हम चलते हैं क्या पहले क्वेश्चन की ओर। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा है, कह रहा है कि जब कोई एक कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में रखी जाए, ठीक है, कोई एक कॉपर की प्लेट नम वायु में रखी गई हो, ठीक है, तो उस पे बात करना है हमें। कह रहा है कि जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में रखी रहती है तो इस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है, यह हरा पदार्थ क्या होता है। तो अगर हम बात कर लें किसकी, कॉपर की, तो कॉपर का जो प्लेट है वो नम वायु में रखने पर क्या होता है, वो नम वायु में रखने पे अभिक्रिया करता है किससे, CO2 से, H2O से, और साथ ही साथ अगर बात करें तो ये O2 से क्रिया कर लेता है। और ये क्रिया करने के बाद क्या करता है, ये क्रिया करने के बाद CO3 प्लस OH का होल ट्वाइज बनाता है, OH का होल ट्वाइज बनाता है, यानी कॉपर कार्बोनेट बना देता है, ठीक है। ये क्या बना देता है, कॉपर कार्बोनेट बन जाता है, कार्बोनेट। और साथ ही साथ अगर बात करें तो कॉपर हाइड्राइड बन जाता है, ये कॉपर हाइड्राइड बन जाता है, ठीक है। और हाइड्राइड, जो कॉपर हाइड्राइड बन जाता है, यही क्या होता है हमारा, क्या होता है, जो हरा पदार्थ होता है यही होता है क्या, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रेट की परत चढ़ जाती है। किससे अब क्रिया करता है, कार्बन से, हाइड्रोजन से, और कार्बन से, और H2O से यानी जल से, और साथ ही साथ ऑक्सीजन से, ये अब क्रिया करके बना लेता है। तो हम अगर बात करें ऑप्शन पे, तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है क्या, कॉपर सल्फेट। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कॉपर हाइड्रेट और कॉपर सल्फेट। ये उल्टा लिखा हुआ है, कॉपर सल्फेट पहले बन रहा है, तो ये भी क्वेश्चन होगा नहीं, ये आंसर ही नहीं होगा। दोनों कॉपर सल्फेट और यानी कॉपर सल्फेट नहीं, ये सल्फेट है, सल्फेट होगा नहीं, कॉपर कार्बोनेट बनेगा। तो कॉपर कार्बोनेट देखिए इसमें है, ठीक है, लेकिन ये कॉपर सल्फेट बना रहा है, नहीं बनेगा ये भी, तो कॉपर सल्फेट ये भी आंसर नहीं। तो डी नंबर ऑप्शन में देखिए ये कह रहा है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड जो बनता है, ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड जो बनेगा वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। यानी ये जो हमारा CuOH का होल ट्वाइज है, ये क्या बन रहा है,
ये कॉपर हाइड्रोक्साइड बन रहा है और ये कॉपर कार्बोनेट बन रहा है, जो कि क्या हो रहा है कि जब कोई कॉपर की प्लेट नम वायु से क्या करती है, रिएक्शन करती है, तो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की उस पर परत चढ़ जाती है, जो वो परत कैसी होती है, हरे रंग की होती है। तो ये आपका रहा पहला क्वेश्चन। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दूसरे क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें तो दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। ये कह रहा है मानव नेत्र में शलाका और शंकुओं के विषय में सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है, शलाका और शंकु कोशिकाओं के बारे में पूछ रहा है, इनके विषय में सही कथन का चयन करना है ये कह रहा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि शंकु मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, शलाकाएं तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। नंबर सी कह रहा है शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। नंबर डी कह रहा है शलाका वर्णों यानी रंगों की अनुभूति कर सकती है। तो हम अगर बात कर लें किसकी, शलाका कोशिकाओं की, तो जो ये शलाका कोशिका होती हैं, ठीक है, ये जो शलाका कोशिका होती है, शलाका कोशिका, इसे हम क्या कहते हैं, रॉड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, रॉड सेल कहते हैं। ये रेटिना में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है, ये रेटिना में पाई जाती है। और साथ ही साथ अगर बात करें ये, तो ये कम प्रकाश के लिए क्या होती है, कम प्रकाश को देखने में सहायक करती है, यानी कम प्रकाश की स्थिति में देखने में सहायक है। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि शलाका कोशिकाएं कम प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गए, कम प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। वहीं अगर हम बात करें शंकु कोशिका की, ठीक है, किसकी, शंकु कोशिका की, हम बात करें शंकु कोशिका की, तो शंकु कोशिका भी रेटिना में पाई जाती है, रेटिना में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, रेटिना में पाई जाती है। ये तेज रोशनी के लिए सुग्राही होती है, तेज रोशनी के लिए सुग्राही होती है। ठीक है, तो ये दोनों कोशिकाएं हो गई। अब ऑप्शन पे हम चलते हैं, देखिए क्या कहता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है शंकु मंद प्रकाश के लिए, तो शंकु देखिए तेज प्रकाश के लिए सुग्राही है, तो कैंसिल हो जाएगा। शलाकाएं तीव्र प्रकाश के लिए, तो शलाकाएं मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, ये भी गलत हो जाएगा। शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी देख लेते हैं, शलाकाएं वर्णों की अनुभूति करती हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाता है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन क्लियर होता है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं हम लोग। तो ये रहा आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन कह रहा कोशिकाओं से संबंधित निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। कोशिकाओं से संबंधित निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए कह रहा है। तो जो कोशिकाएं हैं उनमें क्या क्या पाया जाता है उन पे बात करते हैं। ठीक है, कोशिकाओं में क्या क्या पाया जाता है उसमें बात करते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कोशिकाओं से संबंधित निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। तो कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, ये आपको पता है।
कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, आपको पता है, ठीक है। तो हम अगर बात कर लें क्रोमोसोम की, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं, तो ये क्या होता है, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। किसके? डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम क्या होते हैं? डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। वहीं अगर हम बात करें जीन की, तो ये डीएनए के बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं, डीएनए से बने होते हैं, ठीक है, डीएनए से बने होते हैं। ये आनुवंशिक जानकारियों को क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करते हैं, यानी पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये आनुवंशिक चीज़ों को, आनुवंशिक जानकारी को ले जाते हैं, ठीक है। केंद्रिका भी क्या होती है, इसी का भाग होती है, ठीक है, इसी का भाग होती है। तो हम बात करें राइबोसोम का, इससे कोई लेना देना नहीं। तो हम बात करें रहे हैं कि कोशिका से संबंधित कौन कौन है, तो हमारे पास एक यानी गुणसूत्र भी है, जीन भी होता है, और केंद्रिका भी इसी से संबंधित होती है, कोशिकाओं से संबंधित होती है। तो ये तीनों चीज़ें इन्हीं से संबंधित है, कोशिका में ही पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन का ऑप्शन आपका जो होगा, ऑप्शन यहाँ पर कटे हुए हैं, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या, यानी ए, बी और सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ए, बी, सी और आपका आंसर हो जाएगा ए, बी, सी राइट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नहीं टाइप हुए हैं, तो उसके लिए क्या है, आप इसको याद रखिएगा कि ए, बी, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। अब चौथे क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है आपका, तो ये आपका चौथा क्वेश्चन है, जैव विविधता से है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है आपका जैव विविधता से। कह रहा है क्या, कह रहा है कि जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों, ये कथनों लिखा हुआ है, कथनों पर विचार कीजिए। तो नंबर 1 कह रहा है क्या, यह किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली किसी विशेष स्पीशीज के व्यक्तियों की कुल संख्या का उल्लेख करती हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, यह किसी दिए गए क्षेत्र में केवल पादप जात और प्राणी जात की किसी विशेष स्पीशीज का उल्लेख करती हैं। ऑप्शन सी कह रहा है, किसी दिए गए क्षेत्र के पादप जात और प्राणी जात विभिन्न यानी विभिन्न स्पीशीज का उल्लेख करती हैं। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है, यह जानवरों के लिए कृमि रूप से बनाया एक संरक्षित क्षेत्र होता है। कह रहा है कि जैव विविधता के संदर्भ में सही कथन आपको बताना है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा जैव विविधता होता है, वो चाहे आपका क्या हो, पादप हो, पादप के साथ साथ प्राणी जाति के लिए ही क्या होता है, प्राणी जाति के लिए विशेष स्पीशीज के लिए ही उल्लेखित होता है। तो अगर हम बात करें क्या, तो ये तो आपका डी ऑप्शन तो डायरेक्ट ही कट जाता है। फिर ये कह रहा है कि किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली किसी विशेष स्पीशीज के व्यक्तियों की कुल संख्या, तो व्यक्तियों ही नहीं, व्यक्ति के साथ साथ पादप की भी जात बताता है, पादप के बारे में भी बताता है। यह किसी दिए गए क्षेत्र में केवल पादप जात और प्राणी जात की विशेष स्पीशीज का उल्लेख करता है। तो विशेष की बात नहीं है, विशेष के साथ साथ अगर याद करें कि विशेष के साथ साथ विविध होना चाहिए, ठीक है। विशेष नहीं, किसी स्पेशल प्राणी या स्पेशल पेड़ पौधों के बारे में जैव विविधता नहीं बताती है। जैव विविधता का मतलब होता ही है कि विविध प्रकार के पादप और जंतुओं के बारे में जानना। तो ये सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो देखिए सी किस में है, तो ये सी देखिए किस में, ये कह रहा है कि ए में, ए ऑप्शन में दे रखा है कि ए, बी और सी,
ए, बी और सी, तो बी ऑप्शन में आपको मिल रहा है, बी ऑप्शन में आपको राइट आंसर मिल रहा है, केवल सी आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हम लोग चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। जो 5वां क्वेश्चन है आपका वो सौरमंडल से है, यानी ज्योग्राफी से हम कह सकते हैं, लेकिन ये साइंस में आप पूछा गया क्वेश्चन है, साइंस में पूछा गया क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि हमारे सौर परिवार में 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, यानी गति करते हैं। तो नंबर 1 कह रहा है ए ऑप्शन क्या है, यूरेनस और नेपच्यून। बी कह रहा है बुध और यूरेनस। सी कह रहा है शुक्र और यूरेनस। ऑप्शन डी कह रहा है कि बुध और शुक्र। अगर हम शुक्र की बात करें, किसकी, अगर शुक्र की बात करें तो ये पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है। फिर अगर बात करें तो ये सबसे चमकीला होता है, क्या होता है, चमकीला होता है, सबसे चमकीला ग्रह होता है। और अगर बात करें तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है, घूमता है, की ओर घूमता है। और अगर बात करें तो ये क्या है, पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, ये आपके क्या हो गए। इससे और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये 3 चीज़ें इसमें याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपके शुक्र के बारे में। अगर बुध के बारे में बात करें तो सूर्य से सबसे निकट होता है, सूर्य से सबसे निकट, सूर्य के सबसे निकट होता है। ठीक है, और ये सबसे छोटा ग्रह होता है, सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो ये आपका बुध हो गया। अब यहीं पे शुक्र के बारे में बता दें, यूरेनस की अगर बात करें तो यूरेनस क्या होता है, ये इसको तो अरुण कहते हैं, पहली चीज़ ये याद रखिएगा। इसके 28 उपग्रह होते हैं, कितने, 28 उपग्रह होते हैं। ठीक है, ये 28 उपग्रह होते हैं इसके, ये 7वें क्रम पे आता है। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी चीज़ें हो गई यूरेनस की। अब पूछ क्या रहा है, ये भी क्या है कि ये भी गति क्या करता है, पूर्व से यानी पूरब से पश्चिम की ओर ये भी गति करता है, ये भी क्या करता है, गति करता है। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह है जो सौर परिवार में है और जो पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें शुक्र भी है और यूरेनस भी है, और शुक्र और यूरेनस ही वो क्या करते हैं, उल्टा गति करते हैं सभी ग्रहों से। ठीक है, तो ये आपका 5 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। छठे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो ये आपका छठा क्वेश्चन, तो छठा क्वेश्चन है एक दर्पण से है। ऐसे रिलेटेड कई क्वेश्चन आपको मैंने करा दिया है, लेकिन ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंस है अन्य से, तो उस पर हम बात कर रहे हैं। ये कह रहा है कि ऋतु एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है। ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चले तो ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो ऋतु और उसके बीच के प्रतिबिंब की दूरी अगर बात करें तो आप सभी को पता है क्या होता है कि अगर हम समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण पे जितनी दूरी पे वस्तु होगी प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पे बनेगा। तो अगर हम बात करें कि ये टोटल दूरी इसकी 10 है,
टोटल दूरी इसकी 10 मीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये कह रहा है ये ऋतु है और ऋतु के बराबर ही प्रतिबिंब बनेगा दूसरी तरफ। अगर ऋतु क्या कर रही है कि 2 मीटर चल रही है दर्पण की ओर, तो प्रतिबिंब भी 2 मीटर कम बनेगा, नज़दीक आ जाएगा। तो 2-2 मीटर अगर घटा दें तो इधर क्या हुआ, 2 और 2 जोड़ लीजिए तो 4 मीटर हो गया। 4 मीटर को हम 10 मीटर में अगर घटा दें तो क्या होगा, 6 मीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब और ऋतु के बीच की दूरी 6 मीटर हो जाएगी, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, छठा क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन अब आपके अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो अब आप लोग भूलेंगे नहीं, इसको कर ले जाएंगे। अब 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 7वां क्वेश्चन भी एक इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन मैंने कराया है आपको, तो इसको ध्यान से करिएगा आप लोग। ऐसा क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में, इसलिए मैं बार बार ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये कह रहा है कि यदि आपके पास क्या है, 3 परख नलियाँ हैं, x, y और z हैं, जो 3 विभिन्न विलयनों से आधी आधी भरी हैं। जैसे x में सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, x में क्या है, सोडियम क्लोराइड है। वहीं पे अगर बात करें विलयन y में क्या है, सोडियम क्लोराइड का विलयन x में है, y में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है। वहीं z में अगर बात करें तो तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। उपयुक्त प्रत्येक विलयन में फेनोल्फथालीन विलयन की एक बूंद डालने पर यह एक प्रेक्षण करेंगे कि परख नलियों में भरे विलयन इस प्रकार दिखाई देंगे। किस प्रकार दिखाई देंगे, चलिए देखते हैं। कह रहा ऑप्शन ए, x रंगहीन है, y फीका हरा तथा z गुलाबी है। ठीक है, क्या कह रहा है कि z गुलाबी है। दूसरा कह रहा है कि बी नंबर, x रंगहीन है, y गुलाबी है तथा z रंगीन है। परिवर्तन कर देता है, तो क्षार से क्रिया करेगा तो लाल और अम्ल से क्रिया करता है। ठीक है, यह क्या करता है, क्षार से क्रिया करता है तो लाल, एवं अम्ल से क्रिया करता है तो क्या करता है, गुलाबी रंग देता है। ये आपको पता है, पहले से बता दिया है। ठीक है, क्या करता है, गुलाबी रंग देता है। तो याद रखिएगा कि ये क्या कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये आपका एक प्रकार का क्या है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, अगर हम बात करें NaOH की, तो NaOH क्या है, एक क्षार है। वहीं पर क्या बात करें NaCl की, ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl है, तो NaCl क्या है ये भी देखना है। फिर आपको बात करें क्या HCl है, तो ये भी क्या है, ये एक अम्ल है। ठीक है, ये क्या है, अम्ल है, और ये भी क्या है, एक अम्ल है। तो कह रहा है क्या, अगर ये क्या करेगा, रंगों में परिवर्तन कर देता है, ठीक, तो ये हो गया आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका होता है, कह रहा रंगहीन y गुलाबी तथा z रंगीन होता है। सी कह रहा है कि x गुलाबी, y भी गुलाबी और z रंगीन होता है, रंगहीन होता है। डी नंबर कह रहा है क्या, x फीका, y रंगहीन तथा z लाल होता है। तो अगर हम बात करें सी नंबर ऑप्शन की, तो x क्या होगा, गुलाबी होगा। x क्या होगा, गुलाबी होगा, क्योंकि x अम्ल है,
एक्स क्या है, अम्ल है, अम्ल क्या, सोडियम क्लोराइड है, तो ये क्या करेगा, अम्ल लाल की ओर गुलाबी बनाएगा। फिर कह रहा है कि वाई भी क्या है, वाई सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वाई क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये क्या बनाएगा, गुलाबी बनाएगा। तथा जेड क्या है, रंगहीन बनाएगा। ठीक है, रंगहीन यानी उदासीन हो जाएगा, ये जेड क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका 7वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्या, 8वां होगा। तो 8वें क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें तो 8वां क्वेश्चन हमारा ये रहा, जो कि शैवाल और जीवाणु, कवक, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बता रखा है। इनको एक दूसरे से मैच करना है, एक टेबल से दूसरी टेबल में। ये कह रहा है क्या, देखते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है दिए गए स्तंभ में ए तथा बी पर विचार कीजिए, जिनमें स्तंभ ए में सूक्ष्म जीवों के नाम दिए गए हैं तथा स्तंभ बी में उन वर्गों के नाम दिए गए हैं जिनसे वे संबंधित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यानी स्तंभ नंबर ए पे देखते हैं और बी पे देखते हैं। तो एस्परजिलस कह रहा है, ऑप्शन ए इधर है, स्तंभ ए में एस्परजिलस, फिर कह रहा है लैक्टोबैसिलस, फिर कह रहा है पैरामीशियम, फिर कह रहा है स्पायरोगायरा। तो अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें किसकी, पैरामीशियम की, इधर पहले देख लेते हैं स्तंभ बी की। तो ये कह रहा है शैवाल, फिर कह रहा है जीवाणु, फिर कह रहा है कवक, और फिर कह रहा है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ है। तो ये हमारा क्या है, आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि आपसे कह रहा है कि दोनों स्तंभ दिए गए हैं और दोनों स्तंभ में क्या करना है, एक दूसरे को आपको मिलाना है। तो पहली चीज़ तो देखिए एस्परजिलस क्या होता है, फिर देखिए लैक्टोबैसिलस क्या होता है, लैक्टोबैसिलस आप लोग जानते होंगे। पैरामीशियम के बारे में फिर पूछ रहा है, और उसके बाद कह रहा है स्पायरोगायरा क्या होता है। ठीक है, तो स्पायरोगायरा क्या होता है, इस पर हम बात कर ले। तो अगर एस्परजिलस के बारे में बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि एक प्रकार का कवक होता है। क्या होता है, ये एक प्रकार का कवक होता है। फिर अगर हम बात करें लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस क्या होता है, एक प्रकार का जीवाणु होता है। फिर पैरामीशियम की अगर बात करें तो पैरामीशियम आपका क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। क्या है, एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। और स्पायरोगायरा की अगर बात करें तो स्पायरोगायरा आपका क्या है, एक प्रकार का शैवाल है। ये एक प्रकार का शैवाल है आपका। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका मैच हो जाता है। अब इसमें अगर बात करें तो देखिए कौन कौन सा इसमें भी ऑप्शन छूट गए हैं। तो देखिए एक इससे मैच कर रहा है, ए की अगर बात करें तो 3 से मैच करेगा, बी किससे मैच कर रहा है, तो बी की अगर बात करें तो 2 से मैच करेगा, सी की अगर बात करें तो 4 से मैच करेगा, और डी की अगर बात करें तो डी 1 से मैच कर रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक, तो ये आपका 8वां क्वेश्चन हो गया। ये 9वें क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें तो 9वां क्वेश्चन आपका भौतिक विज्ञान से है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा। तो ये कह रहा है क्या, हवा ऊष्मा के स्रोतों के समीप गर्म हो जाती है तथा ऊपर उठ जाती है। हवा पार्श्वों से आकर इसका स्थान ले लेती है। इसी प्रकार हवा तेल तथा हीटरों से भी गर्म होती है। यह कौन सी प्रक्रिया है। ठीक है, यह कौन सी प्रक्रिया है, इस पे बात करें तो 9 नंबर क्वेश्चन है। अगर हम बात कर लें किसकी, विसरण की, तो विसरण क्या होता है, कोई पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है।
निम्न सांद्रता की ओर, ठीक है, निम्न सांद्रता की ओर जाता है, ठीक है, स्वतः गति करता है, ये याद रखिएगा, स्वतः गति करता है। फिर वहीं अगर बात कर लें हम संवहन की, तो द्रव जो होता है गैसों में बदल जाता है। द्रव जो होता है ये क्या द्रव और गैसों में होता है, द्रव गैसों में बदल जाता है, याद रखिएगा। और गैस आके नीचे अगर आती है वाष्पन के बाहर यानी आती है तो क्या होता है, वो गैस में द्रव में बदल जाता है। तो ये द्रव और गैसों में होता है, यानी अगर हम बात करें तो अणुओं में परिवर्तन हो जाता है, यानी अणु स्थान बदल लेते हैं, स्थान बदल लेते हैं, अणु स्थान बदलते हैं। वहीं अगर विकिरण की बात करें तो विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी ये निर्वात में विकिरण कार्य करती है। तो अगर हम बात करें आंसर, तो कह रहा है कि हवा ऊष्मा के स्रोत के समीप गर्म हो जाती है तथा ऊपर उठ जाती है और क्या होता है, स्थान बदल लेती है। तो इसका क्या होता है कि अणुओं का स्थान बदलता है किसमें, संवहन में। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10वां क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। 10वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। चेचक के टीके का आविष्कार पूछ रहा है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है, रोनाल्ड रॉस ने, रॉबर्ट कॉच ने, या फिर एडवर्ड जेनर ने, या फ्लेमिंग ने। ठीक है, तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, चेचक के टीके का आविष्कार किया था। ये राइट आंसर है। इससे पहले एक क्वेश्चन ये करा दिया है, ठीक है, एक से पहले एक क्वेश्चन ये करा दिया है, तो इस पे विशेष कोई डिस्कस नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 11 नंबर। 11 नंबर हमारा है, कह रहा है कि सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ एक उदाहरण है। सिर और ऊपरी जबड़े का जोड़ जो होता है उसे क्या कहते हैं, यही पूछ रहा है 11 नंबर ऑप्शन यानी क्वेश्चन। सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हिंज संधि यानी हिंज जॉइंट। जो ये हिंज जॉइंट होती है, इससे पहले मैंने बताया ही, ये क्या करती है, कोहनी को जोड़ती है। ठीक है, किसको जोड़ती है, कोहनी को जोड़ती है। साथ साथ अगर बात करें तो घुटने को जोड़ती है। ठीक है, कोहनी और घुटने का जॉइंट होता है ये। ठीक है, कोहनी और घुटने का जॉइंट होता है ये। तो ये कोहनी और घुटने का जॉइंट होता है क्या, हिंज जॉइंट। वहीं अगर हम बात कर लें किसकी, फिर हम बात करें किसकी, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कंदुक खलिका संधि या सॉकेट जॉइंट कहते हैं इसे। ठीक, फिर अब बात करें ऑप्शन नंबर सी पे, तो कह रहा है श्रोणि संधि यानी फिक्स्ड जॉइंट। फिर कह रहा है ऑप्शन नंबर डी यानी बंध फिक्स्ड जॉइंट। तो फिक्स्ड जॉइंट जो होता है ये क्या होता है, बंध संधि होती है। ये आपका राइट आंसर होता है सी डी नंबर ऑप्शन, जो सिर और जबड़े के बीच का जोड़ का उदाहरण होती है। यानी सिर और जबड़े के बीच का जो जॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड जॉइंट कहते हैं, बंध संधि कहते हैं। तो ये आपका राइट आंसर होता है 11 नंबर का। 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है। 12वें क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें, तो 12वां क्वेश्चन आपका है, 2 बार टाइप हो गया है क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर
जल उठती है, यानी ये जलने लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सोडियम, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जिंक, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है एल्यूमिनियम। तो अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम एक ऐसी धातु होती है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं, ठीक है, चाकू से काट सकते हैं, वायु से क्रिया करके जल जाती है, वायु से क्रिया करके जल उठती है, क्या होती है, जल उठती है, ठीक है। ये सर्वाधिक ज्वलनशील होती है, सर्वाधिक ज्वलनशील होती है। फिर उसके बाद अगर बात करें मैग्नीशियम की, ठीक है, तो मैग्नीशियम एक क्षारीय धातु होती है, एक क्षारीय धातु होती है। और उसके बाद बात करें जिंक की, तो जिंक क्या होता है, इसे जस्ता कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे जस्ता कहते हैं। जिंक सल्फेट की अगर बात करें, जिंक सल्फेट क्या होता है, जिंक सल्फेट जो होता है इसे हम हरा, या फिर इसे हरा नहीं, सफ़ेद थोथा कहते हैं, इसे याद रखिएगा, सफ़ेद थोथा कहते हैं, यानी सफ़ेद कशिश कहते हैं, सफ़ेद कशिश कहते हैं, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये आप याद रखिएगा सफ़ेद कशिश किसे कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। फिर अगर बात करें एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो होता है वो बॉक्साइड होता है, बॉक्साइड होता है। तो ये चारों ऑप्शन आपके रहे। क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में क्या करती है, कौन सी धातु जल उठती है, उस पर बात करें तो सोडियम क्या होती है, वायु में क्या होती है, जल उठती है, अत्यधिक ज्वलनशील होती है, इसीलिए इसे क्या होता है इसीलिए इसे क्या कहते हैं कि इसे केरोसिन में इसको डुबो के रखा जाता है, ठीक है। इसे केरोसिन में क्या करते हैं, केरोसिन में इसे डुबो के रखते हैं, इसलिए क्योंकि ये ज्वलनशील हो जाती है, ठीक। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर, अब हम अगली, तो क्वेश्चन नंबर अगला जो होगा हमारा 13 नंबर का ऑप्शन होगा, इसका आंसर आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारा, वो कह रहा है जीव में कौन सा प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा आपको पता है कि पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में CO2 की उपस्थिति में और क्लोरोफिल होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। तो ये कह रहा है कौन है, कवक, फिर कह रहा है राइजोबियम, फिर कह रहा है वायरस, फिर कह रहा है शैवाल। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जीव जो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। तो अगर हम कवक की बात करें तो कवक से क्या होता है, बताया था दाद खाज होता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात कर लें किससे, विषाणु से, तो विषाणु से कई रोग होते हैं, देखा भी होगा, बताया था, जैसे रेबीज हो जाता है, चेचक हो जाता है, छोटी माता हो जाता है, छोटी माता रोग होता है, ठीक है, क्या होता है, छोटी माता रोग होता है। फिर अगर बात करें तो खसरा हो जाता है, फिर अगर बात करें तो क्या हो जाता है, पोलियो होता है, क्या होता है, पोलियो हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात हो गई कि रेबीज हो जाता है, चेचक हो जाता है, छोटी माता, खसरा और पोलियो हो जाता है। फिर अगर शैवाल की बात करें
तो यह एक क्या होता है, सजीव होता है। ये क्या होता है, सजीव होता है। इसमें पर्णहरिम पाया जाता है, पर्णहरिम होता है। तो यही क्या होता है, प्रकाश से क्या करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण करता है सूर्य की उपस्थिति में। इसका अध्ययन अगर बात करें तो इसका अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये क्या होता है, जब भोजन बना लेता है तो ये क्या होता है, स्वपोषी होता है। शैवाल क्या होता है, स्वपोषी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। ये आपके 13 क्वेश्चन रहे। आज की जो ये 13 क्वेश्चन रहे लगभग सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ये आपका 13वें क्वेश्चन रहा कि अध्ययन इसका क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। 14 नंबर क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो 14 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, तो 14 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए। नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पे जंतु को पहचानना है। ठीक है, तो कह रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लंबा मेरुदंड होता है। फिर कह रहा बहुत सी मांसपेशियां होती हैं। फिर कह रहा कि आगे से ढकेलने के लिए आगे की ओर, ठीक है, आगे की ओर ढकेलने के लिए शरीर के अनेक वलयों से वो मुड़ा होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, तो देखा होगा आपने सर्प को, ठीक है, सर्प को आपने देखा होगा। सर्प क्या होता है, इसका लंबा मेरुदंड होता है। ठीक है, लंबा मेरुदंड होता है। और उसके बाद अगर बात करें क्या, बहुत सी उसमें मांसपेशियां भी होती हैं और वो वलयों से जुड़ा होता है। तो ये तीनों जो इसके लक्षण बताए गए हैं, किसके बताए गए हैं, सांप के बताए गए हैं, सर्प के। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होता है। अगर हम सर्प की बात कर लें तो सर्प क्या होता है, ये सरीसृप वर्ग का होता है। ठीक है, ये जल और थल दोनों में चल पाता है, जल तथा थल दोनों में चलता है, दोनों में चलता है। इसका शरीर वलयों में मुड़ा होता है। और क्या होता है, पैर नहीं होते हैं, पैर नहीं होते हैं। ठीक है, पैर नहीं होते हैं। तो ये हो गया आपके स्नेक के बारे में, सर्प के बारे में। अगर बात कर लें हम केचुआ के बारे में तो ये क्या होता है, किसान मित्र कहलाता है, किसान मित्र कहलाता है। और अगर बात कर लें तो पौधों को क्या करता है, पौधों के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, पोषक तत्व प्रदान करता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, जो लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, लास्ट क्वेश्चन होगा उस पर हम बात करें। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन जो होगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये आपके सांप के बारे में हो गया। ठीक है, ये आपका सांप के बारे में हो गई चीज़ें। अब हम बात करें 15 नंबर क्वेश्चन पे। तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जब एक्स अधिक से स्रावित होता है तो यह अपाचन जैसे स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। वाई वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी ही परिस्थिति में
उपचार के लिए किया जाता है, तो x और y क्या होता है। अगर हम बात करें क्या आमाशय में HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। जब इसकी अधिकता हो जाती है तो अपच हो जाता है, अपच की कंडीशन बन जाती है जिसे हम लोग गैस कहते हैं बन गई। इसको अपच को यानी अम्ल को उदासीन करने के लिए हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं, जो क्या होता है, ये अम्ल को क्या करता है, उदासीन बना देता है। अम्ल को उदासीन बना देता है। अम्ल को उदासीन करता है। तो ये अब देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, कह रहा है ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्या, एक्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, गलत है। एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सही है। वाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, सही है। बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। नीचे देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं, ये आपके क्या हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आपका बी हो जाता है। तो ये आपके 15 क्वेश्चन रहे। क्वेश्चन ठीक थे, जो कि जैसे पूछे जाते हैं, सारे प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे रहे, क्लास कैसी रही, ये ज़रूर बताइएगा। अगले 15 क्वेश्चनों की सीरीज जब चलेगी आगे, अगली क्लास आगे मिलेगी, तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए।